अब जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया गया था, बताया गया था, इतिहास में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता थी और वैदिक जन जिन्हें आर्य कहा गया वो भारत के बाहर के निवासी थे, वो आए और हड़प्पा सभ्यता का उन लोगों ने विनाश किया। घोड़े पे चढ़कर आए, लोहे की तलवारें लेकर के आए। लेकिन जो अधुनातन शोध प्रकाश में आए हैं, यद्यपि आप में से बहुत सारे लोग मुझ पर जो है वो आक्षेप लगा सकते हैं कि आप जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, लेकिन देखिए एक इतिहास के विद्यार्थी को विचारधारा से बचना चाहिए और किसी भी वाद से बचना चाहिए, चाहे वह साम्राज्यवाद हो, राष्ट्रवाद हो, मार्क्सवाद हो, उपाश्रयवाद हो, क्योंकि जब तक आप वाद से ग्रस्त रहेंगे तब तक आप से वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि 100% वस्तुनिष्ठता इतिहास या विशुद्ध विज्ञान में फिर भी एक इतिहासकार को, एक इतिहास के विद्यार्थी को, एक इतिहास के अध्येता को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यद्यपि वो बचना लाजमी नहीं है, क्योंकि हम भी उसी हाड़ मांस और उसी खून से बने हुए हैं। तो व्यक्ति कहीं न कहीं एक विचारधारा से, एक वाद से प्रभावित होता है, लेकिन एक इतिहास के अध्येता को, एक इतिहास के विद्यार्थी को इतिहासवादी होना चाहिए, न कि साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी या जो है उपाश्रयवादी। और दूसरी बात कि उसे एक इतिहास के अध्येता को, एक इतिहास के विद्यार्थी को साक्ष्यों के आधार पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। तो दूसरी बात मैं कर रहा था कि क्या हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति में पूर्वापर का संबंध है? अब इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि नहीं, पूर्वापर का संबंध नहीं है। वस्तुतः ये दोनों ही सभ्यताएं और संस्कृतियां एक ही सिक्के की दो, क्योंकि जो अधुनातन शोध आए हैं और विशेष करके राखी गढ़ी से जो शोध आया है, यद्यपि इस पर काम बहुत पहले से चल रहा था, चाहे वो बीबी लाल महोदय जिन्हें आज़ादी के बाद में जो भारतीय पुरातत्व में काम हुआ है और जिन्हें भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया है और जिन्हें विशेष करके भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जा सकता है, वो इस दिशा में काम कर रहे थे। काम अभी तो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं और लगभग 100 वर्ष की उम्र उन्होंने पार कर ली है। हम प्रणाम करते हैं ऐसे महान विभूति को, बीबी लाल साहब को, जो ASI के डायरेक्टर जनरल भी रहे। उन्होंने इस दिशा में काम किया और उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सरस्वती फ्लोज ऑन, सरस्वती बह रही है, उसका हिंदी में भी अनुवाद आ चुका है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर शिवाजी सिंह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे, उनकी भी एक महत्वपूर्ण किताब है ऋग्वैदिक आर्य और सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख साहित्यकार हैं और भाषाविद हैं डॉक्टर भगवान सिंह जी, वो भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और उनकी भी एक महत्वपूर्ण किताब है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य। इसके अलावा मैं राखी गढ़ी की बात कर रहा था। अभी कुछ महीनों, कुछ साल पहले यह पूरा स्थल काफी चर्चा में था और भारत की सर्वप्रसिद्ध मैगजीन इंडिया टुडे ने भी इसका कवरेज किया था और प्रोफेसर बसंत सिंधे जो कि डेक्कन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं और अभी इंडियन मैरीटाइम के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अब उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी वो मुकाम हासिल कर लिया है, काफ़ी हद तक उन्हें सफलता मिली है और जो राखी गढ़ी परियोजना पे काम कर रहे हैं लगभग 18-19 से ही, उसमें जो है प्रोफेसर बसंत सिंधे और डॉक्टर नीरज राय की टीम ने जो है DNA जो वहाँ से नरकंकाल मिले थे, उनके DNA की जांच करी है और उस टीम को ये प्रमाण मिला है कि वस्तुतः जो भारतीयों का DNA है या जिसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में आर्य और अनार्य के रूप में विखंडित किया गया था, वस्तुतः वह भारत के लोग, चाहे वह उत्तर भारतीय हों, दक्षिण भारतीय हों
सबका डीएनए एक है। और वह जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में जो फूट डालो और राज करो डिवाइड एंड रूल के तहत उन साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने आर्य और अनार्य जैसी संकल्पना गढ़ी थी, वह खंडित होती नजर आ रही है। और जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वस्तुतः वहां आर्य और अनार्य का जो एक जाति के रूप में नामोल्लेख किया है साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने, वस्तुतः आर्य कोई जाति नहीं है, बल्कि नवीन शोधों के आधार पर अब यह प्रमाणित हो रहा है कि आर्य और अनार्य वस्तुतः एक ही समाज में रहने वाले इलीट और नॉन इलीट ग्रुप के लिए प्रयुक्त किया गया है, अभिजन और अनभिजन के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे आज के समाज में जो समाज की ऊंची जातियां हैं, जिन्हें तथाकथित ऊंची जातियां कहा जाता है और उन्हें जो है एक नाम दे दिया जाता है या नाम दे दिया गया है सवर्ण, वैसे ही जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में आर्य और अनार्य की जो संकल्पना है, वस्तुतः वह आर्य और अनार्य कोई रेस नहीं है, कोई जाति नहीं है आर्य, बल्कि एक ही समाज में निवास करने वाले इलीट ग्रुप के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरी बात कि हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता पहले हुई और वैदिक संस्कृति बाद में हुई। तो एक तो इसके नामकरण में ही हम लोगों ने देख लिया कि जिस सरस्वती का सर्वाधिक बार उल्लेख जो है वो सरस्वती नदी का उल्लेख आया है, और वह इस संस्कृति सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले इसी नदी घाटी में बसे हुए थे। और जब यह इस नदी ने अपना पाठ बदला, यह नदी सूख गई समय के अनुसार, और जिसकी डेट लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व आंकी जा रही है, तो इस इस नदी घाटी में निवास करने वाले लोग, वह जो है सिंध हुआ, उसकी सहायक नदी घाटियों की तरफ उनका माइग्रेशन हुआ, उनका प्रव्रजन हुआ। तो और दूसरी बात कि यह भी अब बात प्रमाणित होने लगी है कि वस्तुतः जो आर्य और अनार्य जैसी संकल्पना थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता पहले हुई और उसका विनाश करके वैदिक जन बाद में आए जो आर्य काल है, वह भी इसके आधार पर राखी गढ़ी के सोच के आधार पर खंडित हो रही है। सरस्वती फ्लोजान डीवी लाल महोदय के अनुसार खंडित हो रही है। शिवाजी सिंह ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक आर्य और सरस्वती सिंधु सभ्यता में इस बात को खंडित किया है। स्वयं भगवान सिंह जी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य में इस बात को खंडित कर रहे हैं। बसंत सिंह और प्रोफेसर बसंत सिंह और डॉक्टर नीरज राय के डीएनए विषयक कंकालों से प्राप्त वहाँ उन कंकालों के शोध के डीएनए से संबंधित जो शोध हुए हैं, यह बात खंडित होती नजर आ रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शोध मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टर लालजी सिंह जी का था, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे, अभी कुछ वर्षों पहले वो दिवंगत हुए, जिन्हें जो है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक माना जाता है, जो सीसीएमबी हैदराबाद में कार्यरत थे। और जो है उन्होंने उनका एक शोध छपा था, जो अमेरिका है उसकी एक सर्वप्रसिद्ध पत्रिका है नेचर, और नेचर में छपना अपने आप को यह प्रमाणित करना है कि अब आप भारत के उन गिने चुने शोधार्थियों में विश्व के उन गिने चुने शोधार्थियों में सम्मिलित हैं, और आपकी बात को अगर किसी को काटना है तो आके काटे, अन्यथा आप एक स्थापित आपका वह शोध जो अमेरिका की उस नेचर पत्रिका में छपता है, उसे एक स्थापित शोध माना जाता है। और पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह जी ने, जिन्होंने डीएनए के फिंगरप्रिंट पे काम किया, उन्होंने भी इस बात को बताया है अपने उस शोध में कि वस्तुतः जो आर्य और अनार्य जैसी संकल्पना है वह ठीक नहीं है, वह खंडित मानी जा सकती है उनके शोध के आधार पर। और उनका भी यही मानना है कि वस्तुतः जो आर्यों के बाहर से भारत में आने की बात साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में की गई है, वह बिल्कुल निराधार है। और आने की बात को छोड़ दीजिए, उनके आक्रमण और आगमन की बात को छोड़ दीजिए, अभी जो नवीन शोध आ रहे हैं, चाहे वह पुरातत्व के क्षेत्र से आ रहे हों, डीएनए के क्षेत्र से आ रहे हों, इन स्रोतों के आधार पर प्रमाणित हो रहा है कि न तो कभी आर्य आक्रमण हुआ था, न आर्य आगमन हुआ था, बल्कि उल्टे अब एक जो नई थियरी दी जा रही है पुरातत्वविदों, भाषाविदों और वैज्ञानिकों के द्वारा डीएनए टेस्ट और उसके माध्यम से उसके आधार पर आर्यों के ही बहिर्गमन की बात की जा रही है कि वस्तुतः भारतीय मूल के लोग ही
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में और दक्षिण एशिया के और अन्य देशों में, उत्तर भारत से और बाहर जो है माइग्रेट इन लोगों ने किया था। तो अभी जो नई थियरी दी जा रही है वो एक तरह से कहें कि जिसे आर्य देश या भारत देश के रूप में जिसकी कल्पना की गई है, उनके भारत से बाहर माइग्रेट करने की बात, या उसे कहें कि आर्यों के बहिर्गमन की थियरी जो है अब ज्यादा प्रचलित है और ज्यादा मानी जाती है। दूसरी बात की जिसके आधार पर कभी पहले जो है वो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को दो माना जाता था, उसको खंडित करने के कुछ आधार। पहला आधार है जब वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन किया गया था, या अभी 50-100 वर्षों पहले तक, कि ये माना जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, या अभी तक जो इतिहास की सामान्य समझ रखने वाले लोग हैं, जिनको कहें कि स्पेशलाइज्ड नहीं है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में या प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में, उनका सामान्य दृष्टिया वो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय थी और वैदिक संस्कृति जो है विशुद्ध था। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल खोजे गए हैं, उनमें से अधिकांश पुरा स्थलों में कम से कम 3 फेज, कम से कम 3 स्तर उस सभ्यता के जरूर मिले। जो पहला स्तर है जिसे प्री हड़प्पन आर्कियोलॉजी की भाषा में कहते हैं, या कहें कि जो विकसित अवस्था नहीं, प्राक अवस्था, दूसरी मेच्योर फेज या मेच्योर हड़प्पन, विकसित अवस्था, और तीसरी लेट हड़प्पन या पतनशील हड़प्पन। तो जो सबसे निचली अवस्था है वह विशुद्धतः ग्रामीण है, जिसमें पशुपालन का साक्ष्य मिल रहा है, कृषि का साक्ष्य मिल रहा है, कालीबंगा से प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन वहां से मिला है, धौलावीरा से प्री हड़प्पन और जो है वो मेच्योर हड़प्पन मिला है। तो उसमें जो है एक तो यह बात आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि जो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता है वह विशुद्धतः नगरीय थी। ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण के लिए आपका कोई भी शहर, बनारस, इलाहाबाद, कोई भी शहर, अगर कोई शहर है या नगर है, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या किसी एक ही समय में सिर्फ नगर का ही अस्तित्व होगा और उसकी आपूर्ति, कच्चे मालों की आपूर्ति, अगर उसकी कैचमेंट एरिया नहीं रहेगी उस नगर की, उस नगर के परिक्षेत्र में चारों तरफ ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण जीवन नहीं रहेगा, तो उस नगर के कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होगी, सब्जियों की आपूर्ति कहाँ से होगी, दूध की आपूर्ति कहाँ से होगी, दलहन तिलहन की आपूर्ति कहाँ से होगी, खरीफ और रबी की फसलों की आपूर्ति जो है उनकी क्षुधापूर्ति का या उनके दैनिक जीवन का जो है स्रोत, वो कहाँ से उन्हें प्राप्त होगा। तो एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता विशुद्धतः नगरीय सभ्यता नहीं, वह अपने सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण थी और धीरे धीरे उसी ग्रामीण सभ्यता पर जो है नगरों का अस्तित्व बना और फिर वही नगर जो है धीरे धीरे पतनशील चरण में जो है वो पहुंचते। दूसरी बात कि जिस ऋग्वैदिक सभ्यता को, ऋग्वैदिक संस्कृति को ये कह दिया जाता है कि वह विशुद्धतः ग्रामीण थी। अगर ऋग्वेद का आप अच्छे से अध्ययन करें तो क्या उसमें पशुपालन का साक्ष्य नहीं है, क्या उसमें कृषक जीवन का साक्ष्य नहीं है, क्या उसमें व्यापार वाणिज्य और शिल्प और उद्योग धंधों की बात नहीं की गई है। और इसके आधार पर आप न तो हड़प्पा सभ्यता को विशुद्धतः नगरीय सभ्यता मान सकते हैं उसके तीनों फेजों के आधार पे, और न ही ऋग्वैदिक जन को या ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन संस्कृति को ही विशुद्धतः ग्रामीण मान सकते हैं। और अभी जो अधुनातन स्रोतों के आधार पर जो बात भर करके सामने आ रही है उसमें यह है कि ऋग्वैदिक साहित्य में जो वर्णित है या वैदिक साहित्य में जो वर्णित है वही उसी को जो है हड़प्पा सभ्यता के भौतिक पुरावशेषों में, भौतिक पुरास्थलों पर ढूंढने का प्रयास जो है जारी है। और इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वैदिक या कहें कि हड़प्पा और वैदिक ये दोनों, इन दोनों ही सभ्यताओं और संस्कृतियों में पूर्वापर का संबंध नहीं था, अपितु यह दोनों ही सभ्यता और संस्कृतियां एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, जिसमें एक के साहित्यिक साक्ष्यों का उल्लेख जो है हमें दूसरे के पुरातात्विक साक्ष्यों में देखने को मिल रहा है। और इस क्षेत्र में जैसा कि प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार महोदय आर्य शर्मा जी ने जो है अपनी पुस्तक आर्य और हड़प्पा संस्कृतियों की भिन्नता की बात की है। अब उनके मत को जो है बीबी लाल साहब, पद्म विभूषण बीबी लाल साहब,
शिवाजी सिंह जी, भगवान सिंह जी, बसंत सिंधे, डॉक्टर लालजी सिंह और प्रोफेसर सीताराम दुबे, जो कि मेरे संबुद्ध सद्गुरु रहे हैं और लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो वर्तमान में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वरिष्ठतम आचार्य के पद पर हैं। ये सारे के सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनके शोधों के आधार पर अब, यद्यपि इस बात को मैं 100% स्थापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अधुनातम शोध इन लोगों ने किए हैं, इन लोगों के शोधों की, इन विद्वानों के शोधों के आधार पर अब हम यह कहने की स्थिति में हैं कि वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति में पूर्वापर का संबंध नहीं था, बल्कि यह दोनों ही सभ्यता और संस्कृतियाँ एक ही संस्कृति को मानी जा सकती